नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबर का सवाल है, आपको बता दें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुस्सा भी आता है। आपने देखा होगा कि एक फिल्म आया था अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आया, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म को गुस्सा क्यों आया, इस बारे में एक खबर है और हम आपको उस खबर के बारे में सारी तफसीलात सुनाएंगे। लेकिन आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है उस बारे में भी बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो खुद को आलमी लीडर करार देते हैं, बीजेपी कायदीन तो उन्हें ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल यानी ग्लोबल लीडर हैं और ख़ुद ट्रंप के दोस्त हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा उनके से बहुत क़ुर्बत इख्तियार करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह ट्रंप ने झटक दिया था हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, उनके मुंह पर कहा था कि हिंदुस्तान टैरिफ का सबसे बड़ा वायलेटर है, और उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की कि ट्रंप को उनके मुंह पर कुछ कह दें। लेकिन ज़ेलेंस्की ने वो हिम्मत की और कह दिया कि आप कौन होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप से मुतालिक एक खबर है, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आया, वज़ीर-ए-आज़म को गुस्सा क्यों आया, वज़ीर-ए-आज़म बरहम क्यों हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग जिम्मेदारियाँ उठाते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को क्या जिम्मेदारी है, ये सवाल अब सारा हिंदुस्तान कर रहा है। लेकिन आरएसएस सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 40 साल नौजवान की तरह काम करते हैं। 40 साल में कोई नौजवान नहीं रहता, भागवत को ये मालूम होना चाहिए। तो बहरहाल 40 साल की उम्र के जो लोग काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म काम करते हैं। और एक दिन में आप अंदाज़ा कीजिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 17 घंटे काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ आप देखेंगे कि उनके जो हामी हैं, उनके भक्त हैं, वो भी यही कहते हैं, मोहन भागवत भी यही कहते हैं। तो ये खबर आपको बता दें कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने नाश्ते का एहतमाम किया था। नाश्ते का एहतमाम क्या था, बस अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करना था। ख़ासतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड है, वहाँ के सूरत हाल जानने के लिए, बीजेपी का मौक़िफ़ के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नाश्ते का एहतमाम किया था। उस नाश्ते के एहतमाम में वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इज़हार किया, यानी बहुत ज़्यादा बरहम हुए। तो किस पर हुए? तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट पर। और वजह ये थी कि उनका ये कहना था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं और उनसे पीछे हो गए हैं बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट। वज़ीर-ए-आज़म को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोलने से फुर्सत नहीं है, तो वो सोशल मीडिया किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हालांकि बीजेपी के पास IT सेल है, ये इन अरकान पार्लियामेंट को अच्छी तरह मालूम है। अगर ये सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो वो IT सेल पर भरोसा करते हैं, और IT सेल जिस तरह के गलत फहमियाँ फैलाता है, जिस तरह के लोगों को गुमराह करता है, जिस तरह प्रोपेगेंडा करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं और अवाम कहते हैं और बहैसियत सहाफ़ी उसके बाद हम भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट जो है बीजेपी के तेलंगाना के 8 अरकान पार्लियामेंट है, और आप देखेंगे कि पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरह के नताइज मंजर आम पर आए, उससे पहले आपने देखा था कि किशन रेड्डी मरकज़ी वज़ीर वो भी हार गए थे और बीजेपी की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सीक्रेट डीलिंग हुई, और किसके साथ ये डीलिंग हुई ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन डीलिंग ज़रूर हुई है, जिसके नतीजे में बीजेपी के 1 नहीं 2 नहीं 4 से होकर 8 हो गए। तो ये बहुत ख़तरनाक रुझान था आंध्र प्रदेश के लिए, और बीजेपी बगले बजा रही थी कि हम 8 कामयाब हुए हैं और असेंबली इंतखाबात में भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। बहरहाल असेंबली इंतखाबात में भी उनको अच्छी तरह कामयाबी मिली है। अब वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि ये लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में असदुद्दीन ओवैसी से पीछे है, तो वज़ीर-ए-आज़म को असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है? क्या कोई भी इस तरह का मुकाबला कर सकता है? ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्यों अपनों से मुकाबला करते हैं, ये समझ नहीं आता। ये मैं आपकी बात मुकम्मिल होने के बाद जब आप मेरी तरफ रुख करेंगे तब मैं इस पहलू पर रोशनी डालने का मैंने इरादा कर लिया था, क्योंकि ये 2 चीज़ें 2 सूरतें इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। एक ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हैं तो फिर आप देखिए कि वो जो उनका ट्विटर हैंडल है या फिर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के हैंडल है, उसको अचानक से अब अगले 24 घंटों में आप देख लें उसको फ़रोग़ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। एक चीज़, दूसरी बात ये है कि वो एक इशारा है। आप ये अरकान पार्लियामेंट को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तंबी जो है
वो एक इशारा है कहीं ना कहीं। जैसा कि आपने कहा कि पहले एक सीट थी तेलंगाना में, एक रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होकर पार्लियामेंट लोकसभा को जाता था तेलंगाना से, फिर बाद में वो 4 हुए तेलंगाना बनने के बाद, फिर अचानक से वो 8 हो गए। तो मफाहमत की तरफ भी आपने इशारा किया, बंद अल्फाजों में आपने वो कह दिया जो सियासत टीवी के नाज़रीन यकीनन समझ चुके हैं। और फिर माहौल बिगाड़ने के लिए जो मुसलसिल कोशिशें तेलंगाना में की जा रही हैं, उसमें शिद्दत पैदा करने के लिए भी हो सकता है कि एक एक कोशिश, नई कोशिश शुरू होगी, क्योंकि जीएचएमसी इंतखाबात भी हैं। और फिर अब लोगों से मतलब पहले मरहले की रायदही जो है तेलंगाना में मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में तकमील को पहुंची है। कांग्रेस पुरअज़म है यहाँ पर बेहतरीन नताइज के। इसके बरक्स जो बीजेपी है, बीजेपी के कायदीन भी अच्छा रिएक्शन उस पर दे रहे हैं। तो मजमूई तौर पर तेलंगाना में बीजेपी को और मजीद मुस्तहकम करने की तरफ जो है वजीर आजम ने अराकीन पार्लियामेंट की तंबी की है तेलंगाना के, और उन्हें यह हिदायत दी है कि वो जैसा कि आपने कहा कि भाई असदुद्दीन अवैसी का ही ट्विटर हैंडल क्यों नजर आया, केटी रामाराव का ट्विटर हैंडल नजर आता, हरीश राव का ट्विटर हैंडल नजर आता, यहाँ पर कांग्रेस के दूसरे जो लीडरान हैं उनका ट्विटर, या अगर उतना सब अगर नहीं देखे तो उनकी पार्टी में है खुद एक रुकने पार्लियामेंट है विश्वेश्वर रेड्डी। विश्वेश्वर रेड्डी जो है इंटेलेक्चुअल आदमी है, विश्वेश्वर रेड्डी जो है वो फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं। आप अक्सर उनके ट्वीट्स वगैरह अगर आप देखें, क्योंकि वो बीआरएस में थे, जब से मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे उनको फॉलो कर रहा हूँ, फेसबुक पर मेरे वो कॉमन फ्रेंड भी है। तो विश्वेश्वर रेड्डी को अगर हम आप देखेंगे तो वो बहुत एक्टिव है। वजीर आजम विश्वेश्वर रेड्डी का हवाला दिए बगैर असदुद्दीन अवैसी का हवाला देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है रियासत। अब देखिए, जैसा कि बीजेपी में वाजपेयी को कहा जाता था कि खरा पार्टी में एक अच्छा आदमी है, उसी तरह अगर रियासत तेलंगाना की बीजेपी में देखें तो विश्वेश्वर रेड्डी को आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल है, एक इंजीनियर है और अवामी खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, और इस तरह के जो छिछोरी हरकतें करते हैं, जैसा कि सतही बातें, खुद हमारे वज़ीर आज़म खुद सतही बातें करते हैं, तो अंदाजा कीजिए कि वो उस तरह की बातें नहीं करते, बहुत ही एहतियात से जाते हैं। बेचारे बीजेपी में फंसे हुए हैं, एमपी हैं, और आपको ये बता दूं कि मजबूरी होती है इंसान की कि कुछ ना कुछ हाँ में हाँ मिलाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया, और लेकिन एक बात याद रखिए कि हुकूमत को भी इस मसले पर गौर करना चाहिए कि अगर ये फ़िरका परस्ती का शोशा छोड़ते हैं तो रियासत में जो सरमायाकारी लाखों करोड़ों रुपए की, यानी 5,75,000 करोड़ रुपए की जो सरमायाकारी के माहिदात हुए हैं, उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। आपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ भी किया था, लेकिन मोदी जी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत से गुरेज किए। अगर वही आसाम में या यूपी में या गुजरात में होती तो मैं समझता हूं कि वो इंतजामात में भी हिस्सा लेते। तो बहरहाल हैदराबाद में एक मुहावरा मशहूर है कि आप डेरे भी डाल लेते। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो गलत हैं, और तमाम मुल्क की जो तमाम रियासतें हैं उसके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए, और सौतेलाना जो बर्ताव होता है उससे गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमित शाह का तो जवाब ही नहीं है, और आप देखेंगे बीजेपी कायदीन किस तरह अंदाज यानी पुर एतमाद रहते हैं। पता नहीं उनको किस बात का भरोसा है, क्या ईवीएम का भरोसा है, या इलेक्शन कमीशन का भरोसा है, या फिर मुख्तलिफ जमातों में जो छोड़े गए अपने कारिंदे हैं, अपने गद्दार जो मुख्तलिफ जमातों के गद्दार हैं उन पर है, या फ़िरका परस्ती की बातें करते हुए बीजेपी के मफादात की तकमील करने वाले मुस्लिम कायदीन पर उन पर भरोसा है, ये सोचने वाली बात है। अब तो यकीन मानिए मुस्लिम कायदीन की जो दलाली है वो इंतहा को पहुंच रही है। अब हाल देखिए कि मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, और वहां पर वोट कटवा हो या फिर मिलत के गद्दार हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसे मसाइल छेड़े जाएंगे जिसका रास्त फायदा बीजेपी को होगा। तो बहरहाल हाल अरसे के दौरान आपने देखा कि नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, और 300 करोड़ रुपए की मालियत से इस बाबरी मस्जिद की तामीर अमल में आएगी। बेशक हर मुसलमान यही चाहेगा कि बाबरी मस्जिद मुल्क के कोने कोने में तामीर हो, लेकिन ऐन ऐसे वक्त जबकि मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं और वहां पर ममता बनर्जी बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, और तनहा मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट कमजोर हो चुके हैं, और ममता बनर्जी है कि मोदी, अमित शाह और तमाम जो बीजेपी लीडर है जो जहर उगलते हैं उनका मर्दाना वार मुकाबला कर रही है, और शेरनी जिसे कहा जाता है मगरबी बंगाल की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी जरूर मजम्मत करनी चाहिए, और जो अच्छा काम करता है या करती है तो उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। हम वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शते, अमित
शिक्षा को भी खातिर में नहीं लाते, क्योंकि अगर वो मुल्क के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के, वो कबाइलियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं या बकवास करते हैं तो उस बकवास का जवाब जो है हम इस प्लेटफॉर्म से देते हैं। तो क्योंकि सहाफ़ी का एक काम होता है कि वो किसी को खातिर में ना लाए, अपने मुल्क के मफाद को देखे, अपने कौम के मफाद को देखे, अपने रियासत के मफाद को देखे। तो बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म को गुस्सा आ गया, वज़ीर आज़म ने डांट डिपट की तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट को। अब देखना कि ये असदुद्दीन अवैसी को फॉलो करते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके मशवरे पर अमल करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये सवाल करते हैं हम ज़बीउल्लाह से। यकीनन देखिए, मशवरे पर अमल करते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तमीदी बात कही, हुमायूं कबीर की तरफ आपने भी इशारा किया। मगरबी बंगाल का, जैसा कि आपने कहा कि मगरबी बंगाल में वाहिद तन्हा जो है ममता बनर्जी जो है मुकाबला कर रही है, फ़िरका परस्तों का डट कर मुकाबला कर रही है और हर इलेक्शन में फ़िरका परस्तों को ममता बनर्जी के मुकाबले में मुक्की खानी पड़ी। तमाम मुहज़्ज़म पर नाकामी के बाद जो है वो आखिरकार SIR का सहारा लिया गया। SIR में भी नाकामी दिखाई दी तो फिर अपने एजेंडों को मैदान में उतार दिया गया। अंदरूनी और बैरूनी सतह, दोनों सतह से जो है ममता बनर्जी की हुकूमत को ज़वाल पजीर करने की मुसलसिल जो कोशिशें हैं वो मगरबी बंगाल में की जा रही हैं। अहम बात यह है कि जैसा कि रियाज साहब ने कहा कि BJP अरकान पार्लियामेंट को जो तंबी हुई है, इशारा वो एक्टिव होते हैं या इशारों पर काम करते हैं। और देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ज़रूरत है, फिर मैं वही बात दोहराऊँगा, ज़रूरत की इस बात की क्यों है कि जब आप मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, मुसलमानों के मफादात को खातिर में नहीं रखते, मुसलमानों को कुछ मराहत और तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने की बात आती है तो मज़हब के नाम पर आप तहफ़्फ़ुज़ात और मराहत पेश करने से गुरेज करते हैं। जबकि आप ही की हुकूमत जब रियासत उत्तर प्रदेश में आती है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो कांवड़ियों के ऊपर आसमान से फूल बरसाए जाते हैं, तमाम किस्म की सहूलतें कांवड़ियों को दी जाती है, हुकूमत के ज़ेरे निगरानी ये काम किया जाता है। तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नहीं लगता कि जो इंतज़ामात, जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो मराहत पेश किया जा रहे हैं कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश में, क्या वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं है? अगर मुसलमान जुमे की नमाज अगर सड़कों पर पढ़ते हैं तो उनके खिलाफ में जो है सख्त कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए जाते हैं, सर्वेलांस CCTV कैमरे, वो ड्रोन कैमरों से उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, घरों की छत या मसाजिद की छत पर नमाज पढ़ने से उन्हें रोका जाता है। तो क्या ये तफरीक वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आती? और जब मिसाल पेश करने की बात आती है तो आप असदुद्दीन अवैसी के ट्विटर हैंडल की मिसाल पेश करते हैं। असदुद्दीन अवैसी के ट्विटर हैंडल की मिसाल पेश करते हुए अपने अरकान पार्लियामेंट को उनको फॉलो करने की बात करते हैं। यकीनन फॉलो करना यहीं पर कुछ ना कुछ एक खुफिया इशारा भी हो सकता है, जैसा कि रियाज साहब ने कहा कि भाई ये फॉलो करो यानी फिर उनके कहे हुए मशवरों पर अमल करो। ये जी, तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं ये तो वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, मोदी ही नहीं बल्कि जो आप देखेंगे राइट विंग जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तकरीबी सियासत करते हैं। और हम तो वज़ीर आज़म मोदी को इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि बेचारे ओहदे वज़ारत अज़्मा पर फायज हैं। वो जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं है या 2002 के जो फसादात हुए हैं उसके कलीदी मुलजिम नहीं है, कि जैसा कि आपने देखा कि अब तो उनको क्लीन चिट मिल गई है, मुलजिम भी नहीं कहा जा सकता। तो बेचारे हैं और बेचारे अपने वक्त के तड़ीपार नहीं है, अपने वक्त के तड़ीपार भी नहीं है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म अब आला ओहदे पर फायज हैं और वो सारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, ऐसे में उनका एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ पर जुल्म जबर होता है लेकिन जुल्म ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। अब एक खबर वज़ीर आज़म के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये ताज़ा खबर है, बिल्कुल आई है और इसमें मोहन भागवत का अहम किरदार है। मोहन भागवत से पूछा गया है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जगह कोई और चेहरा लाया जा रहा है, कोई और चेहरा मुतारिफ़ करवाया जा रहा है या वज़ीर आज़म का जानशीन को मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, और अगर वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा तो वो जानशीन कौन होगा वज़ीर आज़म का, और अगर हिंदुस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सवाल किया गया मोहन भागवत से। मोहन भागवत जो बहुत बड़े उसूल पसंद समझे जाते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि मैं जो संघ का कादिम हूँ और उसके हुक्म पर अमल करता हूँ। तो उन्होंने पहले तो ये कहा था, आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान के 75 साल की जो उम्र होती है, किसी भी लीडर को अपने घर वापस जाने के लिए एक इशारा होता है और उसे शाल उड़ा दी जाती है, और शाल उड़ाना ये इशारा होता है कि आप घर को चले जाइए, सरगर्म सियासत से सबकदोश हो जाइए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो चुके हैं, मोहन भागवत भी 75 साल के हो गए हैं, और दोनों में मैं समझता हूँ कि 10-12 दिन का फ़र्क है। तो पहले मोहन भागवत पैदा हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी, यानी 11 दिसंबर 2025 को आप देखेंगे कि जो सितंबर 11 सितंबर 2025 को उनकी 75वीं सालगिरह मनाई गई मोहन भागवत की। और
और 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी पूरे 75 साल के हो गए। लेकिन पहले सर्टिफिकेट के तहत हुए या दूसरे सर्टिफिकेट के तहत हुए ये मुझे नहीं मालूम, अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके 2 तारीख पैदाइश है और 2 डिग्रियां भी इनके पास है। या अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम आयद किया हम तो इससे बरी है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल जो पैदाइश है वो मेरी नहीं हुई है। अब वो कैसे पैदाइश हुई है वज़ीर-ए-आज़म अच्छी तरह जानते हैं और वज़ीर-ए-आज़म बात अजीब गरीब बातें भी करते हैं। तो बहरहाल अब वज़ीर-ए-आज़म के बारे में मोहन भागवत ने कहा कि मोदी का कोई जानिशन नहीं है और बीजेपी लीडरों ने कहा कि मोदी तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल यानी चुस्त चौबंद है और चुस्त और बिल्कुल चाक चौबंद रहते हैं, इसलिए उनके तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और मोहन भागवत ने यहाँ तक कह दिया है कि 2029 के जो इंतखाबात होंगे वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लड़े जाएंगे। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स 80 साल का हो जाएगा, अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आने वाले लम्हे में क्या होने वाला है। और मोहन भागवत कहते हैं कि 2029 में भी मोदी की क़यादत में इंतखाबात लड़े जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, यही है कि अपना जो स्टेटमेंट है, पहले का जो बयान है मोहन भागवत का, आरएसएस सरबराह की हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया था कि 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हाँ, वो पॉलिटिकल आदमी हो या मतलब सोशल एक्टिविस्ट हो, ये तो मतलब अब ऊपर वाले को याद करने के लिए आप निकल जाना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। इस तरीके की बात मोहन भागवत ने माजी में की थी। अपने माजी के बयान को जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसको तब्दील करने का एक हवाले के तौर पर इसको समझा जा सकता है कि वजीर आजम आज भी 40 साल के नौजवान की तरह काम करते हैं। शायद देखिए, काम करना और काम करने की एक्टिंग करना और उसके नताइज भी बरामद करना, काम करना और काम करने की एक्टिंग करना। अगर कोई काम करता है तो उसके नताइज बरामद होते हैं, और कोई एक्टिंग करता है तो उसके नताइज बरामद नहीं होते। काम करना और काम करने की एक्टिंग करना, है दोनों में फर्क है। ये फर्क को पहले समझना चाहिए मोहन भागवत को। हम देखिए, हम अगर जायजा लें तो वजीर आजम साल के 200 से ज्यादा दिन जो है वो बैरूनी दौरों पर रहते हैं। हिंदुस्तान में उनके कदम टिकते ही नहीं। जब कभी हिंदुस्तान में इलेक्शन आता है वो हिंदुस्तान में आ जाते हैं और उन रियासतों में रहते हैं जहां पर इंतखाबात है। तो फिर वो वजीर आजम की हैसियत से उन्होंने ये पिछले 11-12 साल में क्या खिदमत अंजाम दिए, इसकी वजाहत अगर मोहन भागवत कर दे तो ये बेहतर होगा ज्यादा। और वैसे भी आप देखिए, बहुत ही मज़हक़ा ख़ैज़ बात होगी, लेकिन तंज़ होताना इसमें है। किसी ने खूब कहा है कि बाज़ लोग जो मेहनत करते हैं नताइज जैसा कि आपने कहा कि बरामद होते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर कोई बाप बनता है तो वो बहुत यानी मेहनत से बाप बनता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं काम करने की एक्टिंग करते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो मंजर-ए-आम पर ला लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग अब स्मार्ट वर्किंग अपनाए हुए हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो बहरहाल हम मोदी जी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि 17 घंटे मुसलसल काम करते हैं। जैसे कि नहीं, हमारे ज़बीउल्लाह ने कहा है कि वो एक्टिंग, बाद लोग एक्टिंग करते हैं, बाद लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। अब देखिए 17 घंटे अगर कोई काम कर रहा है तो वो प्रैक्टिकली वो 17 घंटे काम कर रहे हैं, हकीकत में 17 घंटे काम कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते, ये बीजेपी के कायदीन कह सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इस बारे में अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं। और कोई अगर उनसे पूछता है कि आपके चेहरे पर ग्लो क्या है, अरे मेरे भाई ये वक्त चेहरे पर ग्लो का नहीं है, बल्कि आप में कितना स्टैमिना है ये पूछने का वक्त है। क्योंकि आज मुल्क को एक ताकतवर लीडर की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है जो ट्रंप को की आंखों से आंखें मिलाकर जवाब दे। ना सिर्फ ट्रंप बल्कि जी चिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे। ये आसिम मुनीर आपको चैलेंज कर रहे हैं सरहद पार से, आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, 1 मिनट का वक्फा नहीं लगेगा। आप अगर आसिम मुनीर पर चढ़ाई कर देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं, सारा मुल्क आपके साथ है। क्योंकि आप साल के 12 महीने जब इंतखाबात आते हैं आप दुहाई देते हैं पड़ोसी मुल्क की, आप पाकिस्तान का एक खौफ हिंदुस्तान के लोगों को दिलाते हैं। पूरा मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने लाहौर तक दाखिल होने का दावा किया था, कब्जा कर लेते, पूरा मुल्क आपके साथ रहता। आप सिर्फ दावे करते। मैं इसीलिए मैंने कहा काम करना और काम करने की एक्टिंग करना है, दोनों में फर्क है। आप अगर देखें तो अब बात चल रही है, आलमी मसाइल पर बात हो रही है, ट्रेड पर बात हो रही है और दूसरे चीजों पर बात हो रही है, ट्रंप से मुलाकात। आप देखिए चैलेंज, आपने ये बात एक लफ्ज नहीं कहा। आपने हमारे नौजवानों को पैरों में और हाथों में हथकड़ियां डालकर फौजी जहाज में आपने क्यों भेजा, ये सवाल उठाते आप
क्योंकि आपका ज़र मुबादला जब बैरूनी करेंसी आपके पास आती है तो बैरूनी करेंसी आपकी करेंसी को फरोग देती है। जो रुपये की कदर जो घट रही है डॉलर के मुकाबले में, उसका अहम मसला यही है। आप खामोशी अख्तियार किए हुए हैं वहां पर। आप जीचिंग, आप गलवान से ज्यादा इलाके में जीचिंग घुस गए, आप उससे दोस्ती का हाथ कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त जो है वो रशिया है, रशिया से आप हाथ मिला रहे हैं। आपकी खारिजी पॉलिसी, आप काम करने वाले नहीं है, सिर्फ आप एक्टिंग करने वाले हैं। बहरहाल अपोजिशन ये कह रही है, मैं समझता हूँ कि बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, और हम बात कर रहे थे पहली खबर जो हमने आपको सुनाई थी कि एक तो वज़ीर आज़म को गुस्सा क्यों आया, लेकिन दूसरी खबर ट्रंप से मुताल्लिक़ है। ट्रंप ने और वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर बातचीत की, अच्छी खासी देर तक बातचीत हुई। ट्रेड डील आपके हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान भी होने वाली है, लेकिन ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जबकि अमेरिका और हिंदुस्तान के जो मुज़ाकिरातकार हैं, तिजारती मुज़ाकिरातकार, उनकी दो रोज़ा इजलास हुआ था। इजलास के ख़त्म के बाद ये फ़ोन पर ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई। मोदी ने उसके बारे में हो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में कहा कि बातचीत कामयाब रही। अरे मेरे भाई, हर बातचीत कामयाब रही तो बातचीत नाकाम कब रहती है? क्या आपके, जैसा कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा कि आपके अपने बच्चों को यानी हमारे हिंदुस्तानियों के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाली गई थी, तो आपने ट्रंप से एतराज़ क्यों नहीं किया था, एहतजाज क्यों नहीं किया था, और कहा था क्यों नहीं कहा था कोलंबिया के सदर की तरह कि आप इस तरह हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे शहरियों के साथ जो है वो जिल्लत आमेज सलूक नहीं कर सकते, बल्कि हम इज्जत नफ्स में या सेल्फ रेस्पेक्ट में यकीन रखने वाली कौम है। तो बहरहाल आप ट्रंप से जैसे ही बात हुई, मैं समझता हूं कि मोदी जी पुतिन से जो बातचीत हुई वो भूल गए होंगे और अब बगले बजाने लगे हैं और कहें कि बातचीत ज़बरदस्त हुई है, नतीजा खैज बातचीत हुई है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि एक ऐसे वक्त बातचीत हुई है, 50% टैरिफ हिंदुस्तानी मसनूआत पर ट्रंप ने आयद कर दिया है। हिंदुस्तान के बारे में ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा टैरिफ वैलेटर है। ऐसे वक्त बातचीत हुई है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जबकि हिंदुस्तानियों को गैर कानूनी तारकिन वतन होने के बहाने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर भेजी गई हैं। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जबकि आप देखेंगे कि जो हमारे सिख भाई है वो उनको गैर कानूनी तारकिन वतन होने के जुर्म में अमेरिका से मुल्क बदर किया गया। उनकी पगड़ियां या आप देखेंगे कि कचरेदानों में या कूड़ेदानों में फेंकी गई। और ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जबकि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई है जबकि ट्रंप फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के हाथ थामे उन्हें ग्रेट मैन कह रहे हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फोन पर गुफ्तगू के दौरान क्या किसी एक मसले पर भी एतराज़ किया होगा, ट्रंप से ये यानी एहतजाज दर्ज करवाया होगा अपना? हरगिज़ नहीं। ये कहते हैं कि बातचीत बहुत अच्छी हुई है। आखिर क्या अच्छी हुई है ये समझने नहीं आता। देखिए H1B वीज़ा जो है उसकी जो कीमतें हैं, वीज़ा फीस जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। एक नया कानून अजी आज ही मैं एक ट्वीट अमेरिकन एम्बेसी जो हिंदुस्तान में मुतय्यन है उसका मैं पढ़ रहा था। चाइल्ड बर्थ की बुनियाद पर अगर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालेंगे आप तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक नया कानून आया। फिर उसके बाद मार्केट जो है चावल के लिए हिंदुस्तान अमेरिकन मार्केट बंद कर दिया गया। इस तरीके का ऐलान ट्रंप करते हैं। क्या आपने इन तमाम उमूर पे बात की? ये तमाम उमूर जो है हिंदुस्तानियों से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी अवाम वहाँ पर लाखों की तादाद में तारिकीन वतन जो है अमेरिका में कारोबार कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, वो तमाम के सरों पर तलवार लटक रही है। क्या आपने इन तमाम उमूर पर बात की है? वो तमाम तारिकीन वतन जो हिंदुस्तान भर से ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका में मुलाजिमत कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए जो खतरात की घंटियाँ बज रही हैं, क्या उसके मुतालिक आपने बात किया है? ये अहम चीज़ें हैं। वो जैसा कि आपने कहा बगले बजाने का काम जो है वो मुसलसिल करते हैं। अब फिर होगा आने वाले दिनों में कि फिर अब लेंगे, आरती उतारी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, मंदिर बनाए जाएंगे, हवन किया जाएगा। भक्तों का मामला ऐसा है, वक्तन फवक्तन जो है अपनी जो पूजा का जो क्राइटेरिया है वो बदलते रहते हैं। ये अब व्लादिमीर पुतिन की पूजा कर रहे हैं, जीचिंग की पूजा कर रहे हैं, फिर अब कल से ट्रंप की पूजा शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ इस तरह की जो हरकतें हैं बिल्कुल गलत है। आप अंदाजा कीजिए कि हम जिस ग्रुप में होते हैं उसी ग्रुप में होना चाहिए। हिंदुस्तान का हमेशा से स्वीट यूनियन की तरफ से यानी USSR अब जो रूस बन गया है उसकी तरफ झुकाव रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि RSS की एक पॉलिसी रही है और संघ परिवार की एक पॉलिसी रही है, राइट विंग की एक पॉलिसी रही है कि कम्युनिस्टों के दुश्मन है, सेकुलरिज्म के दुश्मन है और अमेरिका की पॉलिसी की तायद करते हैं और स्वीट यूनियन के वो खिलाफ थे, यानी
रूस के खिलाफ थे और चीन के खिलाफ हुआ करते थे। उसकी वजह, रियाज साहब माफ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ, उसकी वजह यह कि अमेरिका हमेशा यहूदियों के ताल्लुक से सॉफ्ट कॉर्नर रहा। उसकी अहम वजह वही है, आरएसएस के अपने अजदाद उनसे जुड़े वाबस्ता है, आरएसएस के जो भी आरएसएस के जिम्मेदार हैं उनके अजदाद का ताल्लुक उसी से है, तो इसीलिए वो उनके अजदाद की वो हिमायत करने वाला मुल्क है। 2014 के बाद से ये रुझान आया है, 2014 से पहले ये रुझान नहीं था। लेकिन देखिए कि 92 में भी बेचारे एक साहब थे, बेचारों के जो डेड बॉडी है या लाश को कुत्तों ने खाया था, बाबरी मस्जिद के बहुत बड़े मुजरिम थे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उसी कबील के भी वो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में बदकिस्मती ये रही है कि कांग्रेस में गद्दारों की कमी नहीं रही है और कांग्रेस को इस तरह के हालात से गुजरना भी पड़ता है, उसकी अपनी गलतियों से भी। अगर गुजरात फसादात के बाद कांग्रेस हरकत में आती, 2004 में आपके पास इख्तिदार था और गुजरात के जो खसाई थे, गुजरात के फसादात के जो हकीकी मुजरिमीन थे, कातिल थे, जानी थे, अगर उन्हें कैफर किरदार पहुंचाते थी तो आज हिंदुस्तान का ये बुरा हाल नहीं होता। आज हिंदुस्तानियों में एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जज्बा था वो ठंडा नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप है कि जलील ख्वार करते जा रहे हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, लेकिन मोदी के जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, जैसा कि ज़बीउल्लाह ने कहा कि आप लाहौर तक पहुंचने के दावे कर रहे थे, तो फिर क्यों कब्जा नहीं किया? जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उस वो दोबारा हासिल क्यों नहीं किया और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलाया? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हम एक बड़ी ताकत है, ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन ताकत होना अलग बात है, क़यादत होना अलग बात है। अगर ताकत है लेकिन क़यादत नहीं है तो समझिए कि वो बेकार है, और अगर क़यादत है और ताकत नहीं है तो वो बेकार नहीं होता, बल्कि किसी न किसी तरह क़यादत जो है वो हल निकाल ही लेती है। तो बहरहाल अब ये दो ऑप्शन आपके पास है, आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। तो बहरहाल मोदी की बात हुई ट्रंप से, ट्रंप की बात हुई मोदी से, और दोनों ने बहुत ज्यादा बात की। ट्रंप तो खुश नहीं हुए, लेकिन मोदी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। जबरदस्त कामयाब रही है बात, ट्रंप कभी नहीं कहते कि कामयाब रही है बात। ट्रंप तो ताजिर हैं, उन्हें तिजारत चाहिए। अब ट्रेड के बात यानी तिजारत पर बात हुई, डिफेंस पे बात हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि बाहमी ताल्लुकात को और आलमी अमन जो है, आलमी इस्तेकाम है, उस पर बात हुई। मेरे भाई आलमी अमन छोड़िए, आलमी इस्तेकाम छोड़िए, मुल्क में जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, अक़लियतों के साथ को सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, बेचैनी की एक कैफियत पाई जाती है, उसे दूर कीजिए। आलमी अमन की तरफ किधर जा रहे हैं आप? यकीनन देखिए, आपने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा इशारा किया। आलमी अमन की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपने मुल्क में जो है अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अमन कायम करना की जो इस्तिलाह है वो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मुल्क के तमाम तबक़ात, तमाम अक़वाम खुशहाल और मसावियाना सलूक के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, यहाँ पर मुसलसिल हक़ तलफ़ियाँ होती है, मुजरिमों को 5 साल, अब उमर खालिद को इंटरिम बेल 2 हफ्तों की मिली है, 5 साल से गुलफिशान फातिमा, शर्जिल इमाम, ये जो नौजवान, ये लोग PhD स्कॉलर्स हैं, ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इनका महज ये कसूर था कि वो उन्होंने आवाज़ उठाई थी एक ड्राकोनियन लॉ जो इसको बोलते हैं, आमिराना जो फैसला था हुकूमत का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 5 साल से जेल में बंद है, बिला वजह के उनकी जमानतों को रोका जा रहा है, उनके मामलात को तातुल का अदालती जो मुकदमात है उसको तातुल का शिकार जानबूझकर बनाया जा रहा है। तो फिर आप अमन की बात आलमी सतह पर कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, एक नौजवान से आप इंसाफ नहीं कर सकते। आपको तो ये सोचना चाहिए, अगर कोई आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर करना चाहिए। आपकी गलतियां बता रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। आप मुल्क में तबाही और बर्बादी ला रहे हैं, फिरका परस्ती के जरिए मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, लिबास देकर पहचानने की आप बात करते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ शमशान और कब्रस्तान का नारा आप लगाते हैं। अब तो हद ये हो गई है कि आप ये भी कहते हैं कि EVM का खटका इस तरह दबाएं कि शाहीन बाग में शौक लगे। किसको शौक लगे, कैसे शौक लगे? क्या शाहीन बाग वाले क्या कोई गैर वतनी, गैर मुल्की थे? क्या आप मुल्क दुश्मन थे? ये सोचने वाली बात है। आप अगर मुल्क दुश्मन और मजहब की बुनियाद पर कोई कानून बनाते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है और कोई आवाज़ उठाता है तो आपको क्यों शर्म आती है? आप क्यों परेशान होते हैं? आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। CA कानून बनता है ज़बीउल्लाह साहब, शहरियत तरमीमी कानून बनता है कि दस्तूर ने तमाम शहरियों को मसामियाना हक दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर ये कानून बनाती है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं तो कहती है कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। इन बेशर्मों को यह नहीं मालूम कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी गुर्बत की बुनियाद पर, उनकी अबतर और बदहाली की बुनियाद पर और बदतरीन माशी हालत की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं और उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर यह तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं।
यकीनन रियाज साहब, ये इसमें कहीं ना कुछ कांग्रेस की भी गलती है। जी जी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाकर उस पर खवानीन अगर बना देती कांग्रेस अपने जी दौरे इख्तिदार में, तो यकीनन आज बीजेपी को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि मजहब की बुनियाद पर जो है मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात और मराहत फराहम किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है रियाज साहब, वाज़े तौर पर इन दो रिपोर्टों का, और कमीशन की रिपोर्ट है और कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि मुसलमान जो फिलहाल हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी अक्सरियत सतह गुर्बत से नीचे है। बिल्कुल दलित वगैरह से भी ये नीचे की पसमानदगी, बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा पसमानदा है, उनसे भी पसमानदा करार दिया गया। पसमानदा तबकात से ज्यादा पसमानदगी की जिंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं और अक्सरियत उसमें वही है। अगर इस बुनियाद पर अगर रिपोर्ट पेश करके अगर नए कवानीन बनवा देते तो बीजेपी का जो आज मुंह है वो लेकिन बीजेपी किसी ना किसी हवाले से, क्योंकि नफरत जो है फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों से नफरत करना बीजेपी का ये वतीरा है, उनका अहम पॉलिटिकल एजेंडा है। उसी बुनियाद पर वो सियासत कर रहे हैं। उसी बुनियाद पर दो अरकान पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद से लेकर ये आज 300 से 342 तक ये पहुंचे हैं। ये उनकी जो एजेंडा है यही है। और आप देखिए कि जिस अंदाज में बात करते हैं, मेरे को समझ इनकी अक्लों पर हैरत होती है कि आखिर ये किस तरह मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए, मजहबी खतूत पर किसी को तकसीम नहीं करना चाहिए। आप कानून बनाते हैं, शरीयत तरमीमी कानून, कितनी शर्म की बात है कि उसमें आप बुद्धिस्टों को, आप क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को तक आप देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई आ जाते हैं यानी अक़लियतें जुल्म सहकर, तो उन्हें शरीयत दे दी जाती है। उसमें हिंदू है, उसमें ईसाई है, उसमें सिख है, सब है, लेकिन मुसलमान नहीं है। तो फिर मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है कि आप के मुसलमानों को मुल्क बदल करने की तैयारी कर रही है? कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। इस मुल्क के जो मुसलमान हैं, जिन्होंने, जिनके आबा और अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानी उस मुल्क की आजादी के लिए दी है, उन्हें मुल्क बदल करने का मंसूबा साजी कर रही है। एक बड़ी जो जेल है, खुली जेल, दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कह सकते हैं आप, डिटेंशन सेंटर जो आसाम में बनाया गया, उसमें हजारों की तादाद में जो है वो मुसलमान वहां पर कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरीके के मुसलमानों के घरों को मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। हर किस्म से जो है मुसलमानों से जो नफरत का इजहार खुलकर बीजेपी कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि मेरे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने जो आज कहते हैं कि हम देशभक्त है, आज हम ये कहते हैं कि हम कौम परस्त है, नेशनलिस्ट है। अरे नेशनलिस्ट होते तो तुम अंग्रेजों के तलवे नहीं यानी चूसते या चाटते, बल्कि जैसा कि अक्षय कुमार ने कहा कि आप आम काट कर खाते हैं, चाट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। हम अगर होते तो ये सवाल करते कि तुम मुसलमानों के खिलाफ क्यों कानून कवानीन बनाते हो। अगर हम होते तो ये सवाल करते कि तुम हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो। हम ये अगर होते उससे सवाल करते तो ये सवाल करते कि तुम मुल्क की मईशत को बिगाड़ने पर क्यों तुले हुए हो। और तुमने वादा किया था कि महंगाई पर काबू पाएंगे, कंट्रोल करेंगे और बेरोजगारी पर कंट्रोल करेंगे, फिर तुमने ये क्यों नहीं किया, हम ये सवाल करते। लेकिन अक्षय कुमार, जिन्हें पहले ही स्क्रिप्ट थमा दी गई थी, वो कहता है कि मोदी जी आप आम चाट कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। अरे मेरे भाई, ये चाट कर काट कर खाने की बात छोड़िए, मुल्क को तरक्की का आप कैसे देते हैं, ये सवाल करना चाहिए था। देखिए ये काम देखिए एक दयानतदार सहाफी का होता है। दयानतदार सहाफी जो थे उन्हें यही सवाल पूछने पर जो है उनके टेलीविजन चैनलों से, जहां पर वो बरसों से काम कर रहे थे, खिदमत दे रहे थे, वहां से उन्हें निकाल दिया गया साजिशों के तहत, या फिर वो पूरे का पूरा जो न्यूज़ चैनल है उसको खरीद लिया गया और उसका एजेंडा जो है वो तब्दील कर दिया गया, पॉलिसी चेंज की गई। जब पॉलिसी चेंज हुई तो दयानतदार सहाफी जो थे उन्होंने यही सोचा कि हम ये यहाँ पर बैठकर वो तमाम चीज़ें नहीं करेंगे जो प्रोपोगंडा है। लिहाजा उन्होंने अपने खुद टीवी न्यूज़ चैनल स्टार्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिए और सोशल मीडिया पर वो सरगर्म हो गए। तो दयानतदार सहाफी होना जरूरी है। अक्षय कुमार एक एंटरटेनर है और वो जो सैर व तफरी का वो मवाद पेश करते हैं, उन्हें उसका पैसा मिलता है, पैसे के बुनियाद पर वो नाच गाना करने वाले हैं। तो फिर उनसे आप दयानतदार सहाफी के उसूलों की तवक्को आप उनसे नहीं कर सकते, बिल्कुल फजूल है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। आंध्र प्रदेश हमारी पड़ोसी रियासत है और आप देखेंगे कि जिस तरह रियासत तेलंगाना में बस हादसात हाल हादसे के दौरान पेश आए, बहुत ख़तरनाक हादसात पेश आए, उसी तरह अब आंध्र प्रदेश में एक बस हादसा पेश आया और बताया जाता है कि उसमें कम अज़ कम 9 मुसाफिरीन हलाक हो गए हैं जबकि 23 ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या
हादसा सुबह 4:30 बजे पेश आया। चिन्नूर मांडेल घाट पर पेश आया और ये कहा जाता है एक मंदिर के करीब ये वाक़या पेश आया। अल्लूरू सीताराम राजू जो सॉरी ज़िला है उसमें ये हादसा पेश आया और ये बस घाट में गिर गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए जबकि 22 ज़ख्मी हुए हैं। तो अब देखना ये है कि बस में बताया जाता है कि 37 अफराद सवार थे। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बयान आएगा और वज़ीर-ए-आज़म ये समझते हैं कि कोई अगर ट्विटर पर खाली बात कर देता है तो अपना फ़र्ज़ अदा कर देता है। नहीं है, आप ट्विटर पर कोई भी पैगाम, एक छोटा सा मामूली सा बच्चा भी ट्वीट कर दे सकता है दूसरे नाम से, लेकिन आप ट्वीट पे ये करते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा क्यों किया गया है, ये बुरी बात है। अरे मेरे भाई, प्रैक्टिकली काम करो। ट्वीट करने के साथ साथ जाकर प्रैक्टिकली भी काम करना सबसे अहम होता है। अब वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट करेंगे, गम का इज़हार करेंगे और कहेंगे 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। क्या कीमती जानों की कीमत 2 लाख रुपए होती है? 2 लाख रुपए नहीं है। हम मुसलसिल कह रहे हैं, जब से ये हादसात की खबरें हम सुना रहे हैं हमारे नाजरीन को, हम यही कह रहे हैं मरकजी और रियासती सतह पर और शहरी हुदूद में जो है रोड सेफ्टी कवानीन जो है उनका सख्ती से निफाज अमल में लाया जाना चाहिए। जी जी। देखिए रियाज साहब, इंसानी जानों की बड़ी कीमती जानें होती हैं, बेशकीमती जानें होती हैं। 2-4-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया के तौर पर अदा करना, हुकूमत जो है अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकती। ये हुकूमत जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान, लेकिन 2 लाख रुपए बहुत कम रकम है। 2 से 5 लाख रुपए, 2 से 5 अक्सर हम देखें नाकामियों पे नहीं पर जम सकती वो। 2 से 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया जो है, जो नाकामियां है, जो हुकूमत की कोताहियां, गफलत है, उस पर पर्दा ये 2-4-5 लाख रुपए नहीं डाल सकते। हुकूमत को रोड सेफ्टी कवानीन का सख्ती के साथ निफाज अमल में लाना चाहिए। शहरी इलाकों में शहरी इंतजामिया पर ये जिम्मेदारी होती है। देखिए रियाज साहब, हम अक्सर अब देख रहे हैं, अब आप ये अगर पुराने शहर के दौरा करें आप, या फिर ये कुछ इलाके हैं, वो उन इलाकों का अगर हम दौरा करते हैं तो देखते हैं कि सड़कें गड़ों और खड्डों से भरी हुई है। जी हाँ। जो बड़ी मरकजी शाहराहें हैं, शाहराहों पर भी अचानक से गड़े खड्डे आ जा रहे हैं बारिश की वजह से। हालिया दिनों में जो बारिश हुई, मौसम जो बदला, उसकी वजह से ये हाल। तो आप ये इसका बर वक्त अगर आप रोड सेफ्टी का लाजमी है, रोड सेफ्टी के अगर आप करते हैं, सख्ती के साथ उस पर अमल करते हैं, तो ये हादसात बंद हो सकते हैं। हुकूमत के पैसे भी बच जाएंगे, एक्स ग्रेशिया के तौर पर कीमती जाने जो शहरियों की है वो भी बच जाएंगे। लेकिन देखिए, आवाम जो हुकूमत चलती है वो आवाम के टैक्स से चलती है, आवाम की मर्जी से चलती है। आवाम क्या कर रही है ये सोचने वाली बात है। अगर आपके इलाकों में सड़कें ख़राब है तो फिर आप टैक्स क्यों अदा करते, ये सोचने वाली बात है। आप टैक्स भी अदा कर रहे हैं लेकिन आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और हद तो ये है कि अगर आप कहीं जाएंगे तो हर 4-5 फीट के बाद आपको स्पीड ब्रेकर नज़र आएगा। ये भी तबाही और बर्बादी लाता है। यकीन मानिए कि कई लोग इतने कदर परेशान है, रीढ़ की हड्डी जो है उसके मसाइल से दो चार हो गए, कमर के हड्डी के जो मसाइल हैं उससे दो चार, स्पीड ब्रेकर आपकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने जाके भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये भी सोचना चाहिए। खासतौर पर ये जो अक्लमंदी का काम यही होता है कि बहुत ही सोच समझकर काम किया जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको हैदराबाद की जब आप बात करते हैं तो हैदराबाद ने सर्दी के मामले में, यानी सर्दी की शिद्दत के मामले में पिछले 7 बरसों का रिकॉर्ड टूट गया है हैदराबाद में। और आपको बता दूं कि पिछले 7 बरसों के दौरान सबसे ज़्यादा अगर जो सर्दी हुई तो इस मरतबा हुई है, और वो भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इलाके में जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 6.3 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ज़्यादा है, 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और ख़ास तौर पर ऐसे में जो दौलतमंद है, मुतमव्वल है, या जो साहब इस्तिताअत हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अपने करीब पड़ोसी हैं या फिर सड़कों पर जो सोने वाले लोग हैं उनकी मदद करें, उनके दरमियान उनको गर्म मलबूसात उनमें तकसीम करें, या फिर ब्लैंकेट्स जो होते हैं या कंबल जो होते हैं वो उसकी तकसीम अमल में लाए। तो आपको बता रहे थे हम कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो इलाका है 6.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जबकि टी बालाजी जो वेदरमैन है, और आपको बता दूं ये 25 साल नौजवान है, और ये जो भी पेशकशी करता है ख़ासतौर पर बारिश के बारे में वो दुरुस्त साबित होती है। तो टी बालाजी ने ये कहा है कि ख़ास तौर पर मौला अली में 7.3 डिग्री सेल्सियस और राजेंद्र नगर में 7.7 और बहादुरपुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई है। जी, यकीनन पहली मरतबा 7 साल में पहली मरतबा सिंगल डिजिट जो है डिग्री सेल्सियस तक आया है। हमने देखा है कि 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का जो मुख्तलिफ इलाकों का जो अहाता किया है वेदरमैन
टी बालाजी ने मुख्तलिफ इलाकों का, तेलंगाना के दूसरे इलाके भी जहाँ पर निज़ामाबाद है, करीमनगर है, आदिलाबाद है, इन इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बहुत काफ़ी है। इन इलाकों में भी सिंगल डिजिट पर जो है वो पारा आया है सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है कि माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियों के पेश नज़र इस कदर सर्दी मैं देखा हूँ दिसंबर और जनवरी के महीनों में नॉर्थ इंडिया में जो सर्दी होती है वो सर्दी हैदराबाद में देखने को मिल रही है, और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। और इतनी शिद्दत की सर्दी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। जहाँ तक रियाज साहब ने गरम मलबूसात की तकसीम, ब्लैंकेट की तकसीम का तरफ उन्होंने इशारा किया है साहब सरवत असहाब से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। वो ब्लैंकेट्स रोज़ जो तकसीम करने निकलते हैं उन्हीं इलाकों में जहाँ पर लोग सड़कों पर सोते हैं, उन्हें एक एक रात में 4-4, 5-5 ग्रुप आते हैं और ब्लैंकेट्स तकसीम करते हैं, तो 4-4, 5-5 रख लेते हैं अपने पास, फिर दोबारा उनको फ़रोख्त कर देते हैं लोकल मार्केट में। तो थोड़ा सा एहतियात करें। और उन इलाकों में जो स्लम एरिए हैं और वो बस्तियाँ हैं जहाँ पर वो ये बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, उन इलाकों में अगर जाकर घरों पर जाकर अगर ये ब्लैंकेट्स की तकसीम अगर करते हैं तो यकीनन जो है ये एक मतलब मुस्तहक को उसका हक पहुंचाने का काम होगा। और एहतियात करने की ज़रूरत है। मुअम्मर लोग जो है, हमेला ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें ये सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर शाम के वक्त और सुबह के अव्वलीन औक़ात में बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करें और एहतियात से रहें। ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो जिनका मैंने जिक्र किया है उनके ऊपर सर्दी के जो असरात हैं वो जल्दी हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आपको बताइए कि आप अगर किसी छोटे से गाँव, छोटे से देहात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप में कुछ करने का जज्बा होता है, हुसूल इल्म का जज्बा आप में बहुत मौजज़न होता है, तो समझिए कि आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, यानी कर मेहनत खा नेमत, ये मुहावरा भी है। और उसके साथ अरबी में एक मुहावरा है, हर काफ़ी बरका, यानी हरकत में बरकत है। और जो हरकत करता है उसमें बरकत ज़रूर होती है, और जो रिस्क लेता है उसे रिस्क मिलता है, ये भी कहा जाता है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं। ये हैदराबाद से चंद किलोमीटर दूर, यानी सिद्दीपेट की हम बात कर रहे हैं, जो हरीश राव का हल्का असम्बली भी है, उसका एक छोटा सा मंडल है। उस मंडल के रहने वाले नागाराजू, उदय नागाराजू, वो बर्तानिया में रहते हैं। और आपको बता दूं कि लेबर पार्टी के वो अच्छे लीडर भी हैं। हालिया अरसे के दौरान उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए मुकाबला भी किया, लेकिन नाकाम रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि किंग चार्ल्स ने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया की सिफारिश पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन नामजद किया है, और वो हल्फ भी ले चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि छोटा शानीग्राम, आप देखेंगे सिद्दीपेट से थोड़ी दूर शानीग्राम करीमनगर के रास्ते पर पड़ता है, और आप देखेंगे कि वहाँ उस हालत देख कर कह सकते हैं कि ये गाँव जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं है। वहाँ से अगर एक शख्स निकल कर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनता है तो बहुत बड़ी बात है। यकीनन देखिए, पूरा अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार दी, बरतानिया में उन्होंने गुजार दी, और फिर उसके बाद एक नतीजे पर पहुँचे और क़िस्मत ने करवट ली और इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो रुकन बने। देखिए, एक बड़ा कारनामा इसको हम कह सकते हैं। तो आप अगर मेहनत करते हैं, जुस्तजू करते हैं और अपने हदफ का तयन करते हुए उसके पीछे आप अगर भागते हैं खुलूस के साथ, इखलास के साथ, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ अगर आप अपने हदफ की तरफ भागते हैं तो यकीनन कामयाबी आपको मिलती है। ख़्वाह वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, दयानतदार लोगों के लिए यकीनन जो है कामयाबी और कामरानी उनके क़दम चूमती है। मगर आपकी नीयत में इखलास होना चाहिए, आप दयानतदार होना चाहिए। और जैसे कि मेहनत करेंगे तो आपको फल उसका ज़रूर मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बच्चे हमारे होते हैं बाज़ वक्त इस कदर मायूस हो जाते हैं, देखिए आप, कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक वाक़या पेश आया और आपको हैरत होगी कि वाक़या ये बच्ची जिन्हें एक 17 साल की लड़की है और वो सुसाइड कर लेती है। क्यों सुसाइड कर लेती है? सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में कमज़ोर होने की वजह से वो ख़ुदकुशी कर लेती है। वो उसने अपने ख़ुदकुशी नोट में लिखी है कि अंग्रेज़ी सीखने इतना मुश्किल है, मौत बिल्कुल आसान है, इस तरह की बात कही है। देखिए, तो मायूसी कुफ्र है। और फिर आपके अंदर अगर वो हौसला नहीं है,
तो फिर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि हौसले के साथ अगर काम करते हैं तो रियाज साहब कामयाब होना कोई मुश्किल काम ज़बान नहीं कोई है। बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। और आप देखेंगे कि हर ज़बान अल्लाह की होती है। ये नहीं कहना चाहिए कि ये ज़बान ऐसी है, वो ज़बान ऐसी है, नहीं, ये कुदरत ने पैदा किए हैं सब तमाम ज़बानों को। और आपको यही बता दूँ कि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर आया है कि अगर आप ज़बानें सीखना चाहते हैं, कुरान मजीद में एक लतीफ़ इशारा दिया गया है। अगर आप ये तर्जुमे से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद तमाम मालूमात का मंबा व मरकज़ है। तो बहरहाल उसमें भी इशारा दिया गया है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ज़बानें कैसे सीखी जाती हैं। अक्सर देखेंगे कि आप जो मासूम बच्चे होते हैं वो सुनकर या समाअत के ज़रिए ज़बानें सीखते हैं, और ये बसारत के ज़रिए या मुशाहिदे के ज़रिए, ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए वो चीज़ों को पहचानने लगते हैं। यानी ज़बानों का सीखना बहुत ज़रूरी होता है समाअत और बसारत से। कुरान में समीउन पहले आया, फिर बसीरुन बाद में आया। तो यानी आप देखेंगे समीउन यानी समाअत, समाअत यानी सुनते रहिए तो सीखते रहेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेज़ी हो या, और ख़ास तौर पर उर्दू वालों के लिए तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि कोई ज़बान मुश्किल नहीं है, क्योंकि उर्दू एक लश्करी ज़बान है। एक आप अंदाज़ा कीजिए कि उसमें संस्कृत के वर्ड्स है, उसमें अंग्रेज़ी के, उसमें तेलुगु के, उसमें अरबी के, उसमें फ़ारसी के और मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज आपको मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आंध्र प्रदेश में यह वाक़या पेश आया। बहुत ही अफसोस होता है। बच्चों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, यकीनन मायूस और शौक़ एक मिनट, शौक़ अगर होता है तो यकीन मानिए कि आप ज़बान सीख ही जाते हैं। यकीनन शौक़ के साथ ज़ौक़ और शौक़ जो है इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। और मायूसी, देखिए आप अगर किसी भी मामले में नाकाम होते हैं और दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई इक़दाम उठाते हैं, ख़ुदकशी करते हैं, ख़ुदकशी करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले ये सोचें कि आपके मरने के बाद आपके वालिदैन के दिल पर क्या गुजरेगी, आपके लवाहिक़ीन के दिल पर क्या गुजरेगी, वो लोग जो आपसे वाबस्ता हैं वो आपके बग़ैर किस तरीके से आगे की अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तमाम चीज़ों का अगर आप जायज़ा लेते हैं, जायज़ा लेने के बाद अगर फिर आप रिव्यू होता है, रिव्यू जायज़ा लेना होता है, तो जब आप जायज़ा लेते हैं तो यकीनन आपका जो आपके ख्याल आया है कि इंतहाई कोई इक़दाम उठाएंगे तो वो जो इंतहाई इक़दाम से आप दूर होंगे, यकीनन दूर होंगे। सबसे पहले आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, आपको इस बात का एतमाद, आप पूरे एतमाद होना चाहिए कि अगर कोई भी काम मुझे दिया जाता है, किसी भी ज़बान को सीखने का टास्क मुझे दिया जाता है, तो वो मेरे लिए आसान है। अगर मैं कोशिश करूँगा तो इस काम में कामयाबी हासिल कर लूँगा। इस यकीन के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये भी बताया जाता है कि उस लड़के ने अपने बाप से पहले कहा था कि देखिए मुझे अंग्रेज़ी बहुत सीखना मेरे लिए मुश्किल है, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने उन्हें ज़बरदस्ती कॉलेज रवाना किया। रियाज साहब माफ़ करना, ये वालिदैन पर इसरार नहीं करना चाहिए बच्चों को। बच्चों की जहाँ पर दिलचस्पी है अगर वो शोबे में उन्हें डाल दें तो वहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी। प्लीज़। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक अच्छी बात कही है कि अंग्रेज़ी अगर किसी को नहीं आती तो उसको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म को देखिए, बैरून दौरे पर जाते हैं, अमित शाह को देखिए, अमित शाह के बेटे को देखिए। वज़ीर-ए-आज़म तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है अंग्रेज़ी के मामले में। हाँ, तो ऐसे शर्माने की बात नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी बात के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बील, आपको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।